सुप्रभात किसान भाइयों, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। सुबह से लेकर शाम ढलने तक लगातार परिश्रम, बलिदान, त्याग और सेवा के साथ अन्न उपजाने के लिए तपस्या करने वाला किसान तेज धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए सदियों से कृषि कार्य रूपी तपस्या करता आ रहा है। फिर भी आज हमारा अन्नदाता अनेकों परेशानियों से घिरा रहता है। इनके त्याग और तपस्या के मर्म को अच्छी तरह से समझा। जीवन भर किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और इसीलिए ही आज के दिन हमारा देश हर वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाता है और इसी पर आधारित है आज का यह विशेष अंश। त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम है किसान, जो अपने जीवन भर अन्न उपजाने के लिए तपस्या करता है। चाहे तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तब भी इसकी साधना कोई तोड़ नहीं पाता, ताकि अपने कर्तव्य का पालन कर ये सबका पेट भर सके। भारतीय किसानों की कृषि ही उसकी शक्ति है तथा वही उसकी भक्ति है। इसलिए ही अपने देशवासियों को भरपूर अन्न, फल, साग सब्जी मिल रहा है। लेकिन बदले में किसान को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक उनका जीवन अभाव में ही गुजरा है। इस दर्द को समझा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ जिले के किसान परिवार में हुआ एवं वो खुद भी किसान थे। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह की मेहनत के कारण जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेत में खून बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। इसलिए देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने देश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तथा किसान समस्या को देश की समस्या मानकर एक आंदोलन स्तर पर जीवन पर्यंत जुटे रहे। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था तथा दूसरी ओर कृषकों के सच्चे शुभचिंतक थे। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में दर्ज है। इसलिए चौधरी चरण सिंह की याद में उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनके जन्मदिन पर सोचने की जरूरत है कि किसानों के उत्थान के लिए कितने आंदोलन चले और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में कितने किसानों का उत्थान हो पाया है। युवाओं के किसान जो सरकार द्वारा आर्ज मित्र का गठन किया था, उसमें मैं आर्ज मित्र हूं और अभी हमारे देश में किसान भाई बंधुओं के लिए युवाओं को खेती में अपना योगदान देना चाहिए और जब तक हम लोग युवा लोग ये किसान में अपना योगदान नहीं रखेंगे तो खेती में योगदान नहीं रखेंगे तो देश से कभी उन्नति नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छी तकनीक के साथ हम लोग को खेती में जोड़ना होगा। आज किसान दिवस के शुभ अवसर पर सभी किसान वासियों को मेरी तरफ से अभिनंदन। मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो खेती हम लोग कर रहे हैं, अधिक पेस्टिसाइड की खेती करते हैं। इसमें हम लोग को बहुत ही क्षति, शारीरिक क्षति और कैंसर वगैरह बहुत कुछ की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैविक खाद की खेती करें, ऑर्गेनिक का ही प्रयोग करें और अच्छी से अच्छी फसल उपजाएं। और इसमें ईटीवी बिहार झारखंड के जो कार्यक्रम चल रहे हैं अन्नदाता, इसमें काफ़ी कुछ बताते हैं, बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। इसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। किसान दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार, नमस्कार। ईटीवी अन्नदाता कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को विभिन्न
प्रकार की नई नई तकनीकों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखने को मिलता है, जिससे कि हम कृषि में अपनी आय को दुगुनी तिगुनी कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे युवा आज खेती गृहस्थी में जुड़ रहे हैं और एक अच्छी मुनाफा और अच्छा एक सेटिस्फैक्शन जॉब मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को काम करके। और ये खेती करके हमको लग रहा है कि हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का एक यूँ कहे तो खेती को अपना एक व्यवसाय बनाए हैं। किसान दिवस के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं और अपने आमदनी में बढ़ोतरी करें, साथ ही देश और राज्य के लिए एक मिसाल कायम हो, एक आमदनी का अच्छी स्रोत हो, जिससे कि हमारी और मेरी देश की आय में एक वृद्धि हो। मैं किसान भाइयों से किसान दिवस के अवसर पर किसान भाइयों को धन्यवाद, शुभकामना मेरे तरफ से। पहले जो अपना खेती करते थे पुराना विधि से, अभी वो विधि से खेती करने से किसान भाई को पूंजी जो फंसता है या लगाता किसान है उतना मतलब पुराना विधि से नहीं हो पाता है। अभी आधुनिकीकरण आ गया है, आधुनिक युग है, मशीनीकरण है, मशीन के द्वारा खेती किया जाए। देश इसमें काफ़ी खुशहाल होगा, देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो पूरा देश का जनता पूरा खुशहाल रहेगा। 23 दिसंबर किसान दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर हम सभी किसान दिवस मनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने देश के किसानों के लिए बहुत कुछ किया। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में कम और एक किसान नेता के रूप में ज़्यादा इस देश में जाने जाते हैं। वर्तमान में देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए अनेक किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का चलाने का काम किया है और उनके जन कल्याणकारी कार्यों के बदौलत आने वाले समय में 2022 तक देश के किसानों की आय दुगुनी होगी। और मैं आज किसान दिवस के अवसर पर इस अन्नदाता ईटीवी के अन्नदाता चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसान भाइयों को, झारखंड के किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। हमारी सरकार किसानों को खेती के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं जैसे खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यंत्र, सिंचाई आदि की समुचित एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। अंत में राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपके सहयोग से एक नया एवं विकसित बिहार बनेगा तथा कृषि सबसे सम्मानजनक उद्यम के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान। सरकार की तरफ से किसान के लिए जो योजनाएं चलती हैं, उसका किसान जानकारी के अभाव में सही लाभ नहीं ले पाता। तो किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं आपके सामने क्यों आ रही हैं? तो मुख्य कारण यह है कि आप में नई कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी का अभाव है। यदि इन समस्याओं के समाधान की बात करें तो सबसे पहले किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और कृषि की नई तकनीकों के प्रति अवगत होना होगा तथा कृषि उत्पाद को बेचने हेतु कृषि उपज बाजार समिति की सूचनाओं से अवगत होकर या जुड़कर अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचना होगा, जिसका प्रयास हमने किया है अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से। किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह प्रत्येक दिसंबर को 23 तारीख को इसका आयोजन होता है और किसान दिवस के ऊपर भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ डिसाइड की जाती है और पूर्व में भी दिया गया है और वर्तमान में भी विभिन्न प्रकार का पॉलिसी अपनाया गया है। इसमें किसानों को जो मुख्य तौर पर जो फैसिलिटेट करने का जो योजना है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो डीबीटी कार्य योजना जो चलाया गया है, ये काफ़ी ही सराहनीय कार्य योजना है
और इसके तहत जो गरीब किसान होते हैं उनको सीधे किसान उनके बैंक खाता में राशि की अंतरित की जाती है। और जो कृषि विभाग जो इसके तहत जो सुविधाएं प्रदान कर रही है वह किसानों के हित में, किसानों की प्रगति के लिए जो आज योजना चलाया है उसमें है कि बहुत बड़ी योजना है। यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक किसानों को प्रत्येक जमीन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड आज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो जैविक खेती जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है, इसमें जैविक कॉरिडोर परियोजना है। इसके अलावा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत जैविक खेती पर बल देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बाद अभी जो उर्वरक के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का जो योजना है वह है कि POS मशीन से उर्वरक का वितरण। यह ऐसा मशीन है जो प्रत्येक रिटेलर के काउंटर पर होगा और इसमें किसान अपना आधार कार्ड के सहारे अंगूठा लगाकर उर्वरक प्राप्त करेंगे और जो उर्वरक है वह उसकी कालाबाजारी रुकेगी, उचित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री होगी और इसका जो अनुदान है वह किसानों के अंगूठा लगाने पर जो कंपनियां हैं उनको अनुदान की व्यवस्था की गई है। और हम यही सब शुभकामना के साथ चौधरी चरण सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उनके जन्मदिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। इसके लिए इस देश के सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से मुबारक। यदि हमारे किसान कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से खेती करें तो लागत में भी कमी आएगी तथा उपज को सीधे बाजार में बेचकर खुद अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और बिचौलियों द्वारा शोषण से बच सकते हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन में आने वाली कीट रोग व्याधियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहकर प्रारंभ से ही समेकित कीट रोग प्रबंधन किया जाए जो अधिक कारगर एवं स्थायी है। और यही अन्नदाता का उद्देश्य भी है, क्योंकि आपको अधिक उपज एवं उचित आय मिले, आप समृद्ध हों और आपके समृद्धि से ही देश का विकास होगा और देशवासी खुशहाल होंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी इन सब्जियों की तुड़ाई तो की जाती है पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में नहीं बेच पाते हैं, तो तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब भी हो जाती हैं, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज की खोज की है, जिसमें किसान कुछ दिनों तक इन सब्जियों को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप किस तरह से बनाएं जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज और ये काम कैसे करता है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ सनी कुमार। फलों व सब्जियों की बुआई तथा कटाई के उपरांत औद्योगिक उत्पादों को खराबी से बचाने, अनावश्यक बाहुल्य को रोकने, बाजार में नियमित पूर्ति और उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इनका उचित संग्रहण आवश्यक है। अन्यथा फल और सब्जियों में स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ नमी होने के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं और इससे किसानों को काफी हानि होती है। शीत भंडारण गृहों में उत्पादों को संग्रह करने की आधुनिक और लाभदायक विधि है, लेकिन लागत और ऊर्जा खपत की दृष्टि से शीत भंडारण काफी महंगा पड़ता है। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ लागत की दृष्टि से एकदम सस्ता है। यह जल के वाष्पन के शीतलीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने ये जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बनाया है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी कोई भी जो फसल होती है उसको हम सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं 2 से लेके 5 दिन तक। इसके अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है।
इसके अंदर दो दीवारें बनी है, जिसके अंदर 10 इंच का फासला है और उसके अंदर मिट्टी भर दी है, जिससे में क्या होगा कि हमें सुबह और शाम पानी देना है, जिसके कारण अंदर जो एक और अंदर चैम्बर है उसके अंदर कूलिंग रहेगी। कूलिंग से क्या होगा कि हमारी जो भी कुछ भी रखेंगे, जैसे सब्जी रखेंगे, फल रखेंगे, जो भी रखेंगे, उसकी लाइफ 2 से 5 दिन तक बढ़ जाएगी। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 6 से 12 दिन तक, आलू को 50 से 60 दिन तथा 7 दिन तक, संतरे को लंबे समय तक ताज़ा तथा ठीक दशा में रखा जा सकता है। और हम इसको मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे छोटा किसान होता है वो इसको मार्केट के लिए यूज कर सकता है कि 2 से 4 दिन के बाद जब उसको अच्छा प्राइस मिलने लगे उसके बाद वो कर सकता है। जैसे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन के बाद वो मार्केट में उसको धीरे धीरे करके ले जा सकता है, जितना उसका एक दिन में कंज्यूम हो सकता है। इसे बनाने के लिए साधारण वस्तुएं जैसे ईंट, बालू, बांस, खसखस या पुआल, जूट के बोरों की सहायता से इसे बनाया जा सकता है। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो। ऊपर के ढक्कन के लिए 165 गुना 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर कर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर चाहिए। खर्चा सर जैसे फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है सर, कितना बड़ा फार्मर है, उसके पास कितना प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से वो उसका साइज इंक्रीज कर सकता है और उसका साइज डिक्रीज कर सकता है। उस प्रोडक्शन के हिसाब से वो साइज इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, जिससे उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा और घटेगा उसके हिसाब से। वैसे इसका कॉस्ट लगभग 2000 के तकरीबन आया है और इसके अंदर हम लगभग 20 से 30 केजी के आसपास हम स्टोर कर सकते हैं। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी यह प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। बांस या लकड़ी फाइबर बोर्ड के बक्सों के स्थान पर फलों व सब्जियों को जालीदार क्रेटों में रखें। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। सावधानियां। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी न रुके, इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें। ऐसी साफ व साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य होनी चाहिए। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए, इसके लिए उन्हें प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें। इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुखाया गया कीटनाशक, फफूंदीनाशी छिड़कें। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिसवार, जिला मधुबनी के कृषक केशव कुमार कंचन ने। यह आस्टर मशरूम की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो केशव कुमार कंचन जी, आपकी जानकारी है प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान बंधु मशरूम की खेती आप यहाँ तो वैसे सालों भर कर सकते हैं, पर उसके कुछ जो प्रजातियां हों आपको मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो इसका टेम्परेचर है उसको आप मेंटेन कर सके, जैसे 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड घर के अंदर का, और इस तापक्रम में आप मशरूम उगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम जान लें इसके लिए जो जैविक जो पदार्थ होते हैं
उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ आज ढिंगरी मशरूम कैसे आप बनाएं। तो सर्वप्रथम इसके लिए आपको गेहूं का भूसा लेना पड़ेगा। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए एक खास वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम कच्ची झोपड़ी, घास फूस का घर अथवा पक्के कमरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम को उगाने के लिए कुछ माध्यम और बीज की जरूरत होती है। इसके अलावा किसान भाइयों 100 किलोग्राम भूसे को एक टंकी पानी भरकर उसमें डाल दें और उसमें 750 मिलीलीटर फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बेंडाजिम दवा को डालकर टंकी को अच्छी तरह से पॉलीथीन अथवा ढक्कन से बंद कर दें और लगभग 12 से 14 घंटों के बाद इस भूसे को निकालकर साफ फर्श या पॉलीथीन पर फैला दें। तो ऐसा जो ड्रम आपने तैयार किया है भूसा और पानी भर के, और जो भूसे को जो उपचारित कर रहे हैं वो सब मिलाने के बाद उसको ढक दीजिए। 10 से 14 घंटा फूलना चाहिए और फूलने के बाद ही उसको फिर जब पानी निकाल दे, हमने पॉलीथीन का बैग लिया, उसको उलट लेना है और उसमें भूसे का एक लेयर डालिए और उसके बाद जो स्पॉन है मशरूम का बीज वो डालिए। इसी तरह से 3-4 लेयर भूसा डालिए और हर एक लेयर के बाद इसका स्पॉन डालिए। तो अंतिम में आप थोड़ा स्पॉन डाल करके और जो पैकेट है हमारा पॉलीथीन का पैकेट, उसको अच्छी तरह से बांध दें। बांधने के बाद आप एक कमरा, कुटिया भी हो या छप्पर वाली जो घर है उसमें भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते उसमें देखें कि टेम्परेचर जो है 22 से 30 डिग्री होना चाहिए। और जैसे ही आप रखेंगे उसको, या तो लकड़ी का अगर तख्ता बना हुआ है उस पे भी आप पैकेट को, इन पैकेटों को पॉलीथीन में किया हुआ उसको रख सकते हैं। जब सफेद कवक जाल भूसे के चारों ओर फैलने लगता है तब पॉलीथीन को निकाल दें और इसके बाद मशरूम कक्ष में 22 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को बनाए रखें। इसके लिए हल्की मात्रा में पानी का छिड़काव करें तथा नमी और आर्द्रता की कमी होने पर इस छिड़काव को दोहराते रहें। आप देखेंगे कि 15 से 16 दिन के बाद इसमें आना, जो मशरूम का है जो उगना शुरू हो गया छोटे छोटे आकार में, इस प्रकार से, इससे भी छोटे आकार में। तो जैसे ही इस तरह से आना शुरू हो गया जो है, या वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा और साथ ही साथ ये वैकल्पिक जो है एक तरह से आपका रोजगार का भी साधन हो सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की विशेष प्रस्तुति। टमाटर की फसल में लगने वाले कीट और रोगों की रोकथाम पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।